हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं पेपर 2 CT1 एडवांस के सॉल्यूशन के साथ। और कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो सकता है कि मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पेपर के हिसाब से ऊपर नीचे होंगे, इसीलिए मैं साथ में क्वेश्चंस भी डाल दूंगा ताकि बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना रहे। ठीक है, तो आइए बच्चों, आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। नहीं तो बेटा बस आपको अपनी गलतियां लगातार एनालाइज करनी है, देखना है कि कैसे नंबर आ सकते थे, आपको खुद से सोचना होगा। ये जो डिस्कशंस वाली वीडियो है ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये मालूम चले पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना मतलब अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाए हैं तो, ताकि आपको अगली बार के लिए मोटिवेशन रहेगा कि हाँ कर तो मैं सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इज शोन, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज। बेटा पहले जो हमारे कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो 1 ऑप्शन करेक्ट है। नहीं सॉरी, 5 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो 1 ऑप्शन करेक्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये मिरर है। ये तो मेरे को लगता है सब पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन होगा। ये 2 से जा रहा है, मिरर 2 से जाएगा तो इमेज कितने से जाएगी? 4 से, डबल से जाती है ना बेटा। अगर मान लो मिरर मेरी नाक पे चिपका हुआ था और मैं मिरर को 1 मीटर पे ले गया, तो इमेज, मैं अब मिरर से 1 मीटर पे हूं तो इमेज मेरी मिरर से 1 मीटर पे होगी, तो इमेज मेरे से कितनी दूरी पे आ गई? 2 मीटर पे। मिरर 1 मीटर चला, इमेज 2 मीटर, क्योंकि जब ये यहां पे था जस्ट, तो बेटा इमेज यहां पे चिपकी हुई थी, है ना। ऑब्जेक्ट 0 पे तो इमेज 0 पे, ऑब्जेक्ट गया 1 मीटर पे तो इमेज गई 2 मीटर पे। इमेज डबल ट्रेवल करती। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट चल रहा है 6 से, ये 2 से जा रहा है, पहले तो 6 से अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज 6 से इधर आएगी, पर ये 2 से इधर जा रहा है तो इमेज 4 से इधर जाएगी। तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? इमेज की 2 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये क्या है बेटा? यहां पर कह रहे हैं दो पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड इन एयर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड 3 and 4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ वेरी हाई टावर, द डिस्टेंस बिटवीन दी पार्टिकल्स एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। बेटा एक को 3 से फेंका है एक डायरेक्शन में, दूसरे को 4 से फेंका उसी टाइम पे दूसरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में हमने एक हाइट से, काफी बड़ी हाइट से दो पत्थर फेंके, एक 3 से और एक 4 से, है ना। और मेरे से पूछा है डिस्टेंस कितना होगा t इक्वल टू 5 पे। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात सुने ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। बेटा 3 और 4 से फेंके, कितने से फेंका? 3 और 4 से। तो बेटा बीच में सेपरेशन क्या हो जाएगा? एक को 3 से इधर फेंका, है ना, और दूसरे को 4 से इधर फेंका। बेटा मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, मेरे को खाली वेलोसिटीज देखने की जरूरत है, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों के पास है और दोनों ने y में उतना ही नीचे जाना है। तो जो डिस्टेंस बढ़ना है ना बेटा, अगर जो दोनों ने हाफ GT² नीचे चलना है, उसके कारण ना डिस्टेंस बढ़ेगा ना घटेगा। या आप अगर रिलेटिव मोशन कहें, दोनों के पास एक्सेलरेशन जी, तो इसको क्या दिखाई देगा? ये कहेगा मैं रेस्ट पे हूं और ये अपनी वेलोसिटी पलट के दे देगा 3, तो इसके पास जो वेलोसिटी इसको दिखाई देगी वो दिखाई देगी 5। ठीक है, अब 1 सेकंड में, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसको दिखाई देगा 1 सेकंड में उससे 5 से दूर जा रहा है। तो 5 सेकंड में कितना दूर चला जाएगा? 5 सेकंड्स पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 25। 5 सेकंड्स पे क्या हो जाएगा बेटा? अभी 5 अगर वेलोसिटी है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 सेकंड्स पे वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों वेलोसिटी इनटू टाइम डायरेक्टली? क्योंकि एक्सेलरेशन रिलेटिव 0 है, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, दो के दो क्वेश्चन शुरुआत के बिल्कुल मक्खन क्वेश्चंस, है ना। बेटा आपको ना ये भी ध्यान देना होगा कि नंबर कैसे ज्यादा आ सकते हैं, किस पैटर्न में आप पेपर करते हैं, इसको जरूर ध्यान दें, है ना। मतलब बेस्ट पैटर्न जो होता है डेफिनेटली वो बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चों का मतलब ऐसा होता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है ना। वैसे स्टार्ट करने के लिए बेस्ट सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, क्योंकि आपके पास टाइम बच जाता है। क्योंकि केमिस्ट्री जितना, मतलब ऐसा नहीं होता कि केमिस्ट्री 1 घंटे में खत्म हो, केमिस्ट्री 45 मिनट में ही खत्म हो जाएगा आराम से। तो बेटा आपके पास, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे पास समय बचा है। उसके बाद मतलब बेस्ट रहता है कि फिजिक्स करें और उसके बाद मैथ्स, है ना। तो मतलब ये बेस्ट ऑप्शन होता है CPM या PCM। ठीक है, चलिए आइए देखिए। इसके बाद बेटा 22 क्वेश्चन है। 4 से 3i कैप प्लस 4j कैप एक्ट्स ऑन अ 2 किलोग्राम मूवेबल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन -3i कैप -2j कैप टू 5i कैप प्लस 4j कैप, वर्क डन बाय दिस फोर्स बताना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और वर्क डन 8x है और x की वैल्यू बतानी। थ्री आई कैप
प्लस 4j क्या, 3 इधर 4 इधर, ये फोर्स हो गया। ओ सॉरी, फोर्स तो मेरे को बनाने की जरूरत ही नहीं थी, लिख देता हूं बस खाली। अब डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको, मान लो आर आई, इन्होंने डी आई कह रखा है, और फाइनल पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है आर एफ, जिसको इन्होंने डी एफ कह रखा है। ठीक है, अब यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकल के आएगा, एफ डॉट एस से निकाल लेंगे। अच्छा सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू आर एफ वेक्टर। यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ जाएगा आर एफ माइनस आर आई, और आर एफ माइनस आर आई ये क्या निकल के आ रहा है, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अब बेटा कुछ नहीं बचा है, एफ डॉट एस करने में मेरे हिसाब से मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं बची है। एफ डॉट एस क्या निकल के आएगा, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 24 24 कितना हो गया 48, और ये कह रहे हैं वर्क डन आया 8x, तो x क्या हो जाएगा 8 6 जा 48, x हो गया 6। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्यारे बच्चों, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड along x-axis from origin, its acceleration is varying with x according to a equal to kx square। k आपको नहीं पता है, a equal to kx square से वेरी कर रहा है, x equal to √3 पे अच्छा स्लोप दे रखी है आपको। ओके, इसको रब कर लेते हैं ताकि जगह बने और फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, अच्छा बेटा कैसे करेंगे, देखो ax ग्राफ आपको दे रखा है a इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और एक पर्टिकुलर जगह पे आपको x इक्वल टू √3 पे टेंजेंट टू द ग्राफ मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, x इक्वल टू √3। ठीक है भैया, अब पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एट x इक्वल टू √3 चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, a इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है और ये ए एक्स ग्राफ गिवन है, हालांकि इसको डिफिकल्ट और बनाया जा सकता था, पर सही है, अच्छा क्वेश्चन है। a इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, डी ए बाई डी एक्स होती है बेटा, मतलब डी बाई डी एक्स होती है बेटा स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, डी ए बाई डी एक्स हो जाएगी स्लोप ऑफ ए एक्स ग्राफ, तो डी ए बाई डी एक्स आ गया 2kx, x इक्वल टू √3 पे 2k √3 हो गई स्लोप, और बेटा स्लोप क्या आ रही है बेटा, स्लोप होती है tan थीटा tan 60, दैट इज ये भी √3 होगा, तो ये √3 कट जाएगा इससे, तो k क्या आ गया हाफ, खत्म। अब बेटा क्वेश्चन में कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, इट्स एक्सेलरेशन varying with x according to the equation a equal to kx square। figure shows ax graph at x equals to √3, the tangent to the graph makes an angle 60 degree with the positive x axis as shown in diagram at x equals to √3। velocity and acceleration क्या क्या है, आइए बेटा, एक्सेलरेशन तो बेटा आप निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली, x इक्वल टू √3 पे 3 और ये हाफ, 3/2 नहीं है, √3 का स्क्वायर 3 और ये हाफ, तो a इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर, और ये तो ऑप्शन है नहीं, ये तो ऑप्शन है नहीं, एक्सेलरेशन 3/2 नहीं देकर, एक्सेलरेशन को लिख दीजिए v dv बाई डी एक्स, जो कि बड़े आराम से लिख सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इंटीग्रेट कर डालिए 28 से, हाफ एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन v dv, जब x 0 था तो वेलोसिटी क्या थी उस टाइम पे, ओके इनिशियल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 3 डालिए, 0 सॉरी जब x 0 था तो वेलोसिटी 3 था, और जब x x हुआ तो वेलोसिटी v हुई, यहाँ से v एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस 9/2 इज इक्वल्स टू x क्यूब बाई 6, 2 3 अब x इक्वल टू √3 पे बात करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 3√3, ये क्या हो जाएगा 3√3, 3 कटेगा √3 प्लस 9 का अंडर रूट, विच इज ऑप्शन ए। काफी आसान था बेटा ये, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन का काफी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अंडर रूट 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सच दैट इट्स रेंज
such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained. रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड. जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी. यहां से बेटा आपको थीटा निकालना है. पहले थीटा कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 2 गया. यहाँ क्या आएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा. एक साइन थीटा जाएगा. यू स्क्वायर बाई जी जाएगा. यहाँ पे 2 बचेगा और टेन थीटा हो गया 2. थीटा 2 1 रूट 5. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे से पूछी यहाँ पे रेंज गई. रेंज ऑन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज आर, द वैल्यू ऑफ आर इज. बहुत ही बकवास क्वेश्चन है. रेंज पूछी गई है तो रेंज कैसे लिख सकते हैं? रेंज आप लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा. बस आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू लिखने में आसानी हो इसलिए लिख दिया. नहीं तो बेटा ऐसा काम ओरली करना आना चाहिए 12th पास आउट कंडीशन में. ठीक है. यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 150. ट्वाइस ऑफ 150 हो गया 300. साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2 बाई रूट 5 इंटू 1 बाई रूट 5. 2 बाई रूट 5 1 बाई रूट 5 अपॉन जी. जी क्या होगा? 10. ये 0 गया. ये 5 रूट 5 5 6 36 2 12. तो रेंज इज 12 meters, which is option A. Next, क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25. अब ये बेटा स्टार्ट हो रहे हैं मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन. कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं? मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट. आइए देखते हैं. कह रहे कौन सा ग्राफ लीनियर होगा? 1 बाई वी 1 बाई यू 1 बाई वी और यू वी और यू या वी बाई यू और वी. ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है. और है क्या? लेंस. बेटा कौन सा? बेटा जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो या लीनियर हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो बेटा स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ. मतलब ये तो बहुत ही हद आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है. चलिए यार ये करेंगे, कोई बात नहीं. आसान है तो बढ़िया. आसान है तो बेटा इसका मतलब नंबर आने चाहिए. बेटा बस मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ. बेटा पेपर आसान बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कभी भी नहीं होता है. और अगर होता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, वो चुन चुन के कर लीजिए, तब भी रैंक बहुत बढ़िया बनती है. अगर आप पेपर के सारे आसान क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन ही कर पाए तो भी बेटा बहुत अच्छी रैंक आती है. तो भी अंडर 1000 में रैंक आ जाती है. अगर आपके पेपर के केवल आसान और मॉडरेट करें, टफ आप छोड़ ही दे तो भी, है ना. चलिए अब बेटा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ होता है. अब 1 बाई वी को x कह दीजिए, 1 बाई यू को y कह दीजिए. तो अगर 1 बाई वी और 1 बाई यू में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा ही आएगा. आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. तो u और v में तो स्ट्रेट लाइन नहीं है. ये तो हम जानते हैं बेटा हाइपरबोला आता है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना भी रखे हैं भाई, है ना. तो नोट्स में लिखवाया भी को बेटा u और v का जो ग्राफ खींचते हैं वो कैसा बनता है? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अगला v बाई यू वर्सेस v. अब v बाई यू वर्सेस v बनाना तो v से पहले मल्टीप्लाई करो. 1 माइनस v बाई यू v बाई एफ. हाँ, v बाई यू इज प्रोपोर्शनल टू वी आर. इसको x कह दीजिए, इसको y कह दीजिए, तो भी लीनियर बन रहा है. बिल्कुल सही बात. और 1 बाई वी वर्सेस यू नहीं बेटा. 1 बाई वी, अगर 1 बाई वी को x कहेंगे और u को y तो x माइनस 1 अपॉन y आएगा. तो लीनियर नहीं आएगा x y में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने. बेटा 2 हाथी प्लस 3 हाथी 5 हाथी. बस इतने पे बेटा बात है कि बेटा मतलब 2 हाथी और 3 हाथी मिलके 5 हाथी होंगे, है ना. बेटा इसको तो आप जोड़ भी नहीं पाएंगे ना. अगर मान लो मैं आपको कहूं कि 2 हाथी प्लस 4 घोड़े जोड़ो, है ना, तो नहीं जोड़ पाएंगे, है ना. बेटा सेम टाइप की चीज ऐड होती है, सेम डायमेंशंस की चीज ऐड होती है. हालांकि वैसे मैं तो जोड़ सकता हूँ 2 हाथी प्लस 4 घोड़े 6 जानवर, है ना. लेकिन आप लोग ऐसा ना करें पेपर में. तो x इक्वल टू 80 जो एक सेकेंड रुकेंगे बस. x इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस C. अब बेटा जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका, वही इसका और वही इसका. तो x तो बेटा डिस्टेंस है, लेंथ हो गया. 80 भी लेंथ होगा. तो अगर 80 लेंथ है तो a क्या हो जाएगा? LT माइनस 1. ये मैं a का डायमेंशन लिख रहा हूं. b का डायमेंशन क्या होगा? LT माइनस 2. c का डायमेंशन क्या होगा? l.
बेटा एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, तभी तो एल बनेगा ना यार, इतना दिमाग लगा लेंगे, है ना। बेटा ए टी का डायमेंशन लेंथ होगा तो ए का क्या होगा, एल अपॉन टी यार, एल टी माइनस वन। अब कह रहे हैं एक्स सी के जैसा डायमेंशन किसका है, सी के जैसा डायमेंशन एक्स का है, ए टी का है, बी टी स्क्वायर का। तो ए बी सी सही होगा, डी ऑप्शन है बी सी स्क्वायर बाय ए। सी के जैसा डायमेंशन क्या बी सी स्क्वायर बाय ए का है, चेक कर लेते हैं। बी सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो बी क्या है एल टी माइनस टू, लिख दीजिए। सी स्क्वायर क्या है एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एल टी माइनस वन का स्क्वायर। अरे हाँ ये तो कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा और टी माइनस टू भी कट जाएगा, खाली एल बचेगा, यस। तो बेटा ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बेटा ये दो क्वेश्चंस, आइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा ये सिंपल, एक धागा है, दो ब्लॉक है, सेम मास के टेंशन और एक्सेलरेशन बताना है सिस्टम का। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शुरुआत में हो सकता है आपको ये डिफिकल्ट लगे कुछ कुछ क्वेश्चंस, या मतलब जो बस आपको करना यही होता है बेटा, बिना घबराए पेपर देंगे तो पेपर काफी आसानी से सॉल्व हो सकता है ना। बाकी पेपर तो आसान कैटेगरी का है, मॉडरेट कह सकते हैं आप, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आगे अच्छे भी आने वाले हैं। खास तौर पे जो मैथ्स द फॉलोइंग आए थे वो काफी क्वालिटी वाले क्वेश्चन थे, मतलब वो बहुत ही वो टफ कैटेगरी में रहेंगे। कैसे करेंगे, एम जी टी टी एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 30 और टी। तो कैसे करेंगे बेटा, एम जी माइनस टी प्लस एम जी साइन 30, नहीं है, एम जी माइनस टी प्लस एम जी साइन 30 इज इक्वल्स टू एम प्लस एम इन टू ए। अगर आपको ऐसे आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो ऐसे कर लीजिए, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, मतलब जो आपका तरीका है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला, जैसा आपको ठीक लगे वैसे करिए। टी प्लस एम जी साइन 30 इज इक्वल्स टू एम ए, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा यार, है ना, बस ऐड कर दीजिए। तो यहां से कहते हैं एम जी प्लस एम जी बाई टू, 3/2 एम जी इज इक्वल्स टू 2 एम ए, 3g/4 इज द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर 3g/4 है तो टेंशन निकालनी है, एक्सेलरेशन 3g/4 है, mg माइनस 3mg/4 क्या हो जाएगा, mg/4, टेंशन आ जाएगी mg/4। सो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दो ये प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल में है क्वेश्चन बैंक में। आइए देखते हैं। बेटा ये रिलेटिव का भी कह सकते हैं आप क्वेश्चन, इसमें रिलेटिव भी थोड़ा सा यूज हो रहा है, हालांकि नहीं भी आता हो रिलेटिव तो भी हो सकता था, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक पत्थर को फेंका है यहां से, ये h हाइट की बिल्डिंग है, एक को टॉप पॉइंट से फेंका V0 से, और कितने एंगल पे, θ2 पे। एक को kV0 से फेंका है θ1 पे। मैंने फिगर ही इस तरीके से बनाया ताकि आपको खट से समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूं। टकराना है, दे कोलाइड नियर एट टाइम t, तो पहले तो कोलाइड कर रहे हैं इसलिए k की वैल्यू बताइए और कितने टाइम पे कोलाइड करेंगे इसकी वैल्यू बताइए। बेटा x कंपोनेंट बराबर रहेंगे तो क्या होगा, ये तो ऐसे गिरेगा और ये ऐसे जाएगा। टकराएं तब जब दोनों x में बराबर चले, क्योंकि इसने नीचे आने से ऊपर आने टक्कर तो हो ही सकती है, मतलब दोनों के x कंपोनेंट बराबर। नहीं तो अगर रिलेटिव मोशन से कहेंगे तो क्या कहेंगे, पहले कंपोनेंट ले लीजिए, V0 cos θ2 V0 sin θ2,
के वी नॉट कॉस थीटा वन, नॉट पहले आ गया, और इधर को आ जाएगा के वी नॉट साइन थीटा वन। बना नहीं रहे है ना, डायरेक्टली पलट के देते हैं। के वी नॉट कॉस थीटा वन इधर को देंगे, अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव मोशन देख रहे हैं इसकी रिस्पेक्ट में इसका, और के वी नॉट साइन थीटा वन जब पलट के देंगे तो ये एच हटाइए, इसकी भी जरूरत नहीं है, के वी नॉट साइन थीटा वन। ठीक है, तो बेटा कब ये इसको टकराएगा, जब इसको लगे कि रिलेटिव वेलोसिटी इसकी तरफ, इसका मतलब जब ये और ये कैंसिल हो जाए, जब वी नॉट कॉस थीटा टू और के वी नॉट कॉस थीटा वन बराबर हो जाए, तो के क्या आ गया कॉस थीटा, के क्या आ गया कॉस थीटा टू बाय कॉस थीटा वन, खत्म। अरे डायरेक्टली समझे ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होंगे तभी बराबर बराबर चलेंगे एक्स में, और पक्का टकराएंगे, खत्म। ठीक है, अच्छा अब कितनी देर में टकराएंगे, इसकी तरफ को रफ्तार कितनी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो था एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में, दूसरे प्रोजेक्टाइल का, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, बहुत शानदार। तो कितने टाइम बाद टकराएंगे, वी नॉट साइन, अच्छा डिस्टेंस है h और रफ्तार के वी नॉट साइन थीटा टू प्लस के वी नॉट साइन थीटा वन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वी नॉट साइन थीटा टू प्लस के वी नॉट साइन थीटा वन। आया आया सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अगला फिर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, रिलेटिव का क्वेश्चन है, आइए करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक पार्टिकल 0 0 पे है, दूसरा 0,4 पे है, एक की वेलोसिटी जो ओरिजिन पे है उसकी 2j कैप है, जो दूसरा है उसकी वेलोसिटी 2i कैप। ओके, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, डिस्टेंस लगातार बीच में दोनों का कांस्टेंट रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसे ऑप्शंस हैं। एक यहां पे है पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी 2 है इधर, एक यहां है पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी 2 है इधर। अब इसको क्या दिखेगा, ये कहेगा हम तो रेस्ट पे है भैया, ये अपनी वेलोसिटी पलट के दे देगा, है ना। तो इसको नेट वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, ये 2√2, 2 तो बेटा √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2√2। अब बेटा ये 4 है ये चीज, तो बेटा पहले क्या हो रहा है, डिस्टेंस देखिए बीच का घट रहा है, ये मिनिमम हो गया और उसके बाद फिर बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट, ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये। अब बेटा ये 2 है, ये 2 है, तो बेटा ये तो बच्चा बच्चा से समझ सकता है 45 है, और अगर ये 4 है तो ये वाली चीज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, 4 साइन 45, ये चीज कितनी होगी 4 साइन 45, खत्म, 2√2। आया आया सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, देखिए बात सुनिए ध्यान से, 2√2 है और ये 2 मतलब ये आ गया 2√2 जो मिनिमम डिस्टेंस है, और अगर ये 4 साइन 45 कह रहे कब होगा ये मिनिमम डिस्टेंस, तो उसको ट्रेवल कितना करना है यहां से लेके यहां तक, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है, और वो 4 cos 45। अब 4 sin 45 4 cos 45 बराबर होंगे, क्योंकि sin 45 cos 45 बराबर होते हैं 2√2, तो डिस्टेंस भी 2√2, स्पीड भी 2√2, तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 2√2, रिलेटिव वेलोसिटी 2√2, तो टाइम क्या आएगा 1 सेकेंड। कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी सी डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहे हैं एक रोप है जिसको हम खींच रहे हैं F फोर्स से, तो टेंशन दूसरे एंड से किसी x पे वेरी कैसे कर रही है वो दिखा रखी है, और उसके बाद लीनियर मास डेंसिटी पे क्वेश्चन है कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू x होगी, मतलब कैन बी प्रोपोर्शनल टू x, इंक्रीजेस विद x, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू x, इट इंक्रीजेस विद x। आइए, ये बेटा मतलब अच्छा क्वेश्चन है एक, आइए देखते हैं इसको, बहुत डिफिकल्ट नहीं पर हाँ डेफिनेटली अच्छा। मार्कर चेंज कर ले, थोड़ा सा लाइट हो रहा है। टेंशन इस तरीके से वेरी कर रही है एक्स के साथ, ये सिचुएशन है, यहां फोर्स लगाया, किसी एक्स पे टेंशन की बात करें,
टेंशन, इस ग्राफ को देखते ही पता क्या समझ में आ रहा है, टेंशन इज इक्वल्स टू के एक्स टू द पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ठीक है। अब कैसे करेंगे बेटा, टोटल मास मान लो कितना है, m है, तो F बाई एम ये हो गया टोटल, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे टेंशन जो होगी वही इस पार्ट को खींच रही होगी, तो T इक्वल टू जो भी इसका मास है स्मॉल m इंटू है, ठीक है। अब स्मॉल m कैसे लिखेंगे, स्मॉल m बोल सकते हैं आप लेमडा dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x। बेटा आप छोटा सा dx लीजिए, x पे छोटा सा dx लीजिए, और लेमडा वन लेंथ का मास dx का लेमडा dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, है ना। तो लेमडा dx का इंटीग्रेशन कह सकते हैं आप स्मॉल m को 0 टू x इंटू a, और a क्या है बेटा f बाय m, कॉन्स्टेंट है वो बेसिकली। चलिए लिख देते हैं। और ये जो चीज है टेंशन, ये kx की पावर n है, n ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, जो लेमडा कुछ इस तरीके का होगा, लेमडा मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू x की पावर m, और m जो होगा 0 से बढ़ो, तभी तो बेटा, क्योंकि m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 आएगा ना, क्योंकि ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो यहां पर जो लेमडा में जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 चाहिए होगा, इसका मतलब लेमडा x के साथ साथ बढ़ेगा, तो इट इंक्रीजेस विद x, लेमडा डिक्रीजेस विद x, गलत, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू x, नहीं भैया, अगर m 1 भी होगा तो भी चलेगा, 2 होगा तो भी चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अगर m 1 होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा, अगर 2 होगा m तो x क्यूब बन जाएगा, तो भी ग्राफ तो इस तरीके का ही होता है, नेचर तो यही होता है ना। तो इट कैन बी प्रोपोर्शनल टू x, इट इंक्रीजेस विद x, तो A एंड C टू ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, a plane can fly at a speed of 150 km per hour in still air. A 50 km per hour wind is blowing from west to east. Okay. From west to east. तो किस डायरेक्शन में उसको जाने की कोशिश करनी चाहिए, एक किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करनी चाहिए, और स्पीड कितनी रहेगी जाते हुए उसकी, और टाइम कितना लगेगा, 500 किलोमीटर जाना है। आइए, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल ही मक्खन क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। फाइव 500 किलोमीटर जाना, मान लो ये चीज यहां से यहां तक का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, एयर स्पीड जो है वो 150 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्टिल एयर में 150 किलोमीटर पर आवर से उड़ सकता है, और 50 किलोमीटर पर आवर पे विंड ब्लो कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इधर को, तो उसको कुछ इधर जाने की कोशिश करनी पड़ेगी 150 से, ताकि 50 विंड अगर इधर ले भी आए तो भी इधर को जाए। बेटा स्टिल एयर में 150 से ज्यादा है, अब एयर की स्पीड तो 50 मिलनी है, तो कुछ इधर जाने की कोशिश करेगा ताकि 50 एयर इधर ले आए और नेट वेलोसिटी इधर हो जाए, और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 150 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, 100 रूट 2। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करेंगे, 100 रूट 2 बड़े आराम से दिख जाएगा, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है 500 किलोमीटर की हो गई स्पीड, तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 500 अपॉन 100 रूट 2 आवर्स, 5 बाई अंडर रूट 2, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। स्पीड ऑफ प्लेन इज 100 रूट 2, सही हो गया। द प्लेन शुड फ्लाई एट एन एंगल साइन इनवर्स 1/3 वेस्ट ऑफ नॉर्थ, कितना वेस्ट पे जाना पड़ेगा नॉर्थ से, साइन थीटा कितना रहा है 50/150, अरे हाँ ये तो बिल्कुल सही है, 1/3 ही आ रहा है, तो बेटा थीटा इज साइन इनवर्स 1/3 वेस्ट ऑफ नॉर्थ, बिल्कुल सही। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये एक स्मॉल एम मास है, ठीक है, और यहां पे एक 3m मास लटका है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है,
हाँ, शुरुआत में आपको डेफिनेटली डर लगता है, लेकिन ये है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। आइए देखिए, तो 3 mg इस पे फोर्स आएगा, सही बात है। टेंशन टी टी टी, एक ही थ्रेड है, सब में टेंशन बराबर, मासलेस फ्रिक्शनलेस आइडियल स्ट्रिंग रहते हैं हम, है ना, टेंशन थ्रू आउट दी स्ट्रिंग सेम होती है। अब बेटा सोचो, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका क्या होगा 3 है। कंस्ट्रेंट से इतना सोच सकते हैं ना आप लोग, क्योंकि जब ये a आगे आएगा तो a थ्रेड यहां चाहिए, a यहां चाहिए, a यहां चाहिए, तो इसको 3a आगे आना पड़ेगा। करेक्ट है, करेक्ट। अब लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड लॉ लगा दीजिए, 3mg माइनस 3t बराबर 3m इंटू a, पहली इक्वेशन। इस पे आगे को फोर्स है t बराबर m मास इंटू एक्सेलरेशन 3। बेटा दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, टेंशन और एक्सेलरेशन ही बताने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आई होप कि कर लेंगे आप, नहीं तो आइए मैं करता हूं। यहाँ पर क्या बन जाएगा 9m है बेटा, t की वैल्यू 3m में डालेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 3 12, 3mg इज इक्वल्स टू 12ma। तो a क्या आ जाएगा बेटा g/4। a अगर g/4 है तो एक t क्या बन जाएगा 3mg/4। डन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो g/4 दैट इज 2.5, 3mg/4 और m की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा मेरे को। अच्छा एक्सेलरेशंस खाली पूछे, टेंशन तो पूछी नहीं, ये दोनों के एक्सेलरेशन पूछे, इसका g/4 और इसका 3g/4, इसका 2.5 और इसका 7.5, टेंशन पूछी नहीं। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला फिर से कंस्ट्रेंट का ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रेंट यूज होगा, बाकी एनएलएम। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ये फोर्स हमने इस पे F लगाया है, M मास का ब्लॉक है, पुल्ली ठीक है, इसका मास 2m है, 2m है भाई, कोई बात नहीं। ये m, इस पे फोर्स F लगाया। अब एक्सेलरेशन पूछा a का, b का और एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। इस पे फोर्स लगाया F, ये है a, ये है b। एक्सेलरेशन a का पता लग गया तो b का ऑटोमेटिकली पता लग गया, है ना, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रेंट रिलेशन है। इधर देखिए, इधर 3 थ्रेड है, किसी एक का एक्सेलरेशन a मान लीजिए, इसका मान लीजिए a, तो जब ये आगे आएगा तो a थ्रेड यहां से खाली होगा, जब ये a आगे बढ़ेगा तो a यहां से 3a खाली होगा। और थ्राइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b इज, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो ये a जब आगे जाएगा तो 2a यहां यूज हो जाएगा थ्रेड, और जितना यहां जाएगा उतना ही तो यहां यूज होगा बेटा, जितना इस तरफ घटेगा उतना ही तो इस तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए बढ़ रहा है, जब ये a आगे जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ a मान लो a है, a है, तो a जब ये आगे जाएगा तो ट्वाइस ऑफ a थ्रेड यहाँ पे बढ़ेगा और उस तरफ घटेगा कितना, ab थ्राइस ऑफ ab। a बोलना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। f और ये t और t 3t, तो 3t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ b, ठीक है, ठीक है। और यहां पे क्या है, f माइनस 2t इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ a, ठीक है। अब बेटा कितनी इक्वेशन है, 1 2 3 और वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, सॉल्व हो जाएंगी आराम से, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ a और एक्सेलरेशन ऑफ b आगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा, a माइनस ab, ठीक है। चलिए ये सॉल्व कर ही लेते हैं। सबसे पहली बात तो ab, इसमें a की वैल्यू डाल दीजिए फटाफट से, क्या आ रही है 3ab/2,
और t की वैल्यू क्या है 2/3 4/3 m ab, क्योंकि t की वैल्यू 2/3 है इंटू 2 4/3 m ab प्लस 3/2 m ab। f इज इक्वल्स टू 8 प्लस 9 17/6 m ab। तो एक्सेलरेशन ऑफ b क्या निकल के आ गया 6f/17m। एक्सेलरेशन ऑफ a क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में ab पुट कर दीजिए 6/17 इंटू 3/2। ठीक है 2 3 जा 6 9f/17m 9f/17m काफी आसान था। अब एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बताएं तो a माइनस ab वो 3f/17। तो एक्सेलरेशन ऑफ a 9f/17m ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ b 6f/17m सही है। और एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा बेटा बेटा डिफरेंस लेना खाली 3f/17m जो कि नहीं है। तो इसका मतलब कितने ऑप्शन करेक्ट हो गए 2 विच आर a एंड c। अगला क्वेश्चन बेटा मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। बस बेटा इनकरेक्ट को बोल्ड किया है इन्होंने। बेटा देखो मैं आपको ना एक बात बता रहा हूं कि आप में से कई सारे बच्चे बोल्ड होने के बावजूद भी करेक्ट ही टिक करके आए होंगे। जो करेक्ट देखा बस उसी को टिक कर दिया। बेटा जब भी इनकरेक्ट जैसे ही पढ़े तो आपके पास जो भी रफ शीट हो उस पर सबसे पहले आपको इनकरेक्ट लिखना चाहिए और उसके बाद इनकरेक्ट लिखने के बाद बेटा आपको क्या करना होता है आपको जो करेक्ट है पहले उसी को मार्क करिए है ना और फिर देखिए इनकरेक्ट कौन कौन से फिर उसको फाइनल आंसर कर दीजिए। ठीक है मतलब अगर आप ऐसे करेंगे बेटा ये एक प्रोसेस है जो आप फॉलो करेंगे तीनों सब्जेक्ट्स में तो ही बेटा आप ऐसे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे इनकरेक्ट ढूंढना है तो आपका माइंड अच्छे से वर्क ही नहीं करता कंफ्यूज हो जाते हैं। आप करेक्ट ही ढूंढिए। इनकरेक्ट को पहले मार्क करिए जैसे ABCD लिख दीजिए। थोड़ा सा दूर करेक्ट मार्क करिए जैसे मान लो ये दोनों करेक्ट आ तो इनकरेक्ट कौन सा AD। आप समझ गए मेरी बात। तो मतलब जब भी करना है तो करेक्ट ढूंढना है आप इनकरेक्ट मत ढूंढिए। इनकरेक्ट ढूंढना मुश्किल होता है आपका दिमाग रुक जाएगा है ना। और अगर थोड़े टाइम में आप मेरी बात समझ पाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप लगातार पेपर देते रहेंगे इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन करेंगे फंसेंगे बार बार। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है कि आप घर पे बैठ के दे रहे हो तो प्रेशर वगैरह शायद थोड़ा सा कम फील करते हो है ना। और यही अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में देते थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है। तो ऐसा हो सकता है आपको मेरी बात अभी क्लियर ना हो पर बेटा फॉलो यही करें अभी से है ना। हमेशा करेक्ट ढूंढना ही आसान होता है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ही करेक्ट वाले करते हैं ना तो माइंड ट्यून्ड उसी की तरीके से। VT ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पार्टिकल हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन ट्वाइस 2 टाइम्स इन इट्स मोशन। हम तो करेक्ट ढूंढेंगे खाली। बिल्कुल भी चेंज नहीं किया लगातार वेलोसिटी पॉजिटिव ही तो कहां चेंज किया बिल्कुल बकवास बात है। थ्रू आउट द मोशन डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी मेरे को कहते हैं कि 0 हाँ दिख रही है 0। तो बेटा लगातार वेलोसिटी पॉजिटिव तो पार्टिकल पॉजिटिव में ही जा रहा है लगातार ये तो सही बात है। डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज ईदर पॉजिटिव और 0। एक्सेलरेशन कह रहे हैं पॉजिटिव है या 0 नहीं भाई पॉजिटिव भी है 0 भी है और नेगेटिव भी है। वेलोसिटी घट भी रही है बढ़ भी रही है और कांस्टेंट भी रह रही है तो B तो गलत है। ओ सॉरी C तो गलत है A भी गलत है। D क्या ऑप्शन है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 3/4 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्प्लेसमेंट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसी बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव ये पार्टिकल लगातार पॉजिटिव में जा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर आएंगी प्यारे बच्चों। ये भी गलत है गलत वाली पूछे ACD खत्म। नेक्स्ट This is the question which I am going to discuss now. Please take the screenshot so as to understand better or just pause the screen and see the question.
अब बेटा दो लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं, दोनों के दोनों क्या हैं प्यारे बच्चों, मैच द कॉलम। और ये 3 कॉलम वाली प्रॉब्लम है, आईआईटी ने इंट्रोड्यूस करी थी भाई। अब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन में ग्राफ दे रखे हैं कुछ, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बेटा देखो पहली चीज, किसी ने नहीं बताया ये ग्राफ पैराबोलिक है या नहीं, बस ग्राफ इस तरीके के, ऐसा ही एसटी ग्राफ है, ऐसा ही वीटी ग्राफ है और ऐसा ही एटी ग्राफ है। और एक्चुअली इन्होंने ऐसा नहीं बनाया, इन्होंने तो और मतलब इसको इस तरीके से बनाया, सब सेमी सर्कल वाला बना रखा है। एक्चुअली जो कंप्यूटर ऑपरेटर को शायद टीचर ने तो यही बना के दिया होगा जहां तक मेरे को उम्मीद है, जो लेकिन जो कंप्यूटर ऑपरेटर को उसने सेमी सर्कल लेके नीचे से क्रॉप कर दिया होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब बेसिकली एस टी वीटी एटी, वीटी और एटी तीनों इसी तरीके के बना रखे हैं। अब कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट शोज ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। तो पहला तो डिस्प्लेसमेंट का बताइए। डिस्प्लेसमेंट का देखिए क्या पता लग रहा है, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है फिर नेगेटिव भी है। तो मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। बेटा मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन तो है नहीं क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। बेटा एसटी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हुई है, तो ये जीरो एक्सेलरेशन का तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो 1 का पी तो बैठ नहीं सकता, 1 के लिए पी कैन नॉट बी ट्रू। मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, बेटा ये मैं पक्का नहीं कह सकता, अगर ये पैराबोलिक हुआ तो एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप का ग्राफ हुआ तो हो सकता है, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन है पक्का नहीं कह सकता, है ना। तो इसके बाद है मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके बाद क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का हाँ ये हो सकता है यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल हो सकता है ना। सेम टाइप ऑफ मोशन, अच्छा सेम टाइप ऑफ नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो सेम टाइप ऑफ मोशन। सेम टाइप ऑफ मोशन मतलब अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तो क्या ऐसा ग्राफ आ सकता है? यस, तो भी आ सकता है। बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, वैसे तो बेटा ये सिमेट्रिक दिखा रहा है, आप ध्यान से देखिए, जितनी तेजी से वेलोसिटी कम हो रही उतनी तेजी से बढ़ रही, पर ये थोड़ी ना पता है कि ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक हो तो भी ऐसा होगा, पर अगर मान लो यहां पे एक्सेलरेशन जो हो, यहां पे नेगेटिव में पता लग रहा है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव से जीरो हो रही और यहां जीरो से नेगेटिव में जा रही है। अब सोचो कि यहां पर जब घट रही है तो पहले तेजी से घट रही है और फिर हल्के हल्के घट रही है और हल्के हल्के बढ़ रही है और फिर तेजी से बढ़ रही है। तो बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना जरूरी तो नहीं है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला भी हो सकता है। तो 1 के साथ क्यू भी फिट आ सकता है, 1 के साथ आर तो फिट आएगा ही आएगा। बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी का तो एक ग्राफ होता है यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर पैराबोलिक, पर इसको देख के बेटा पैराबोला ही समझ लें, ऐसा देख के आप समझ लें पैराबोला ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही हो, इसके लिए आप समझ लिए ना मेरी बात। वेलोसिटी बस घट रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है, आपको कौन कह रहा है कि लगातार स्लोप जो है कंटिन्यूअसली लीनियरली चेंज हो रही है, ऐसा तो नहीं कोई बता रहा है। अब कॉलम 3 में से चूज करिए, तो 1 के साथ क्यू भी बन सकता है, 1 के साथ आर भी बन सकता है। अच्छा अब 1 के साथ आगे क्या बनेगा, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हाँ ये तो सही बात हो, दोनों के साथ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो आ ही सकता है, तो ए दोनों के साथ आ सकता है। यूनि डायरेक्शनल मोशन, ना भाई ना, एक डायरेक्शन में लगातार थोड़ा चल रहा है, पहले पॉजिटिव में जा रहा है फिर नेगेटिव में आ रहा है, तो बी नहीं आ सकता। पार्टिकल रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, ये तो आएगा ही आएगा। तो बेटा आप देख लीजिए कौन सा 1 के साथ 1 क्यू ए सी भी हो सकता है, 1 आर ए सी भी हो सकता है, तो ये तो 1 की बात होगी। अब 2 की बात कर लेते हैं, तो ये लेकिन ये तो 1 के साथ तो अच्छा 1 आर ए है ऑप्शन, तो बेटा 2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए वैसे चेक कर लेते हैं 2 के साथ क्या बनना चाहिए। अगर 2 ऐसा है, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है फिर वेलोसिटी घट रही है, और बेटा वीटी ग्राफ की स्लोप होती है एक्सेलरेशन, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन तो हो ही गया, तो 2 वाला वेरिएबल एक्सेलरेशन तो पक्का हो गया, तो मोशन अंडर ग्रेविटी तो रह नहीं गया। जीरो एक्सेलरेशन तो है नहीं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्लोप लगातार बढ़ घट रही है, पहले स्लोप पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो 2 के साथ तो क्यू आएगा ही आएगा। अब
ये यूनिडायरेक्शनल है। कैसे पता? क्योंकि लगातार वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि लगातार वेलोसिटी पॉजिटिव है। आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये तो यूनिडायरेक्शनल है ना? तो बी तो आएगा ही आएगा। और स्ट्रेट लाइन तो है ही है, स्ट्रेट मतलब जो स्ट्रेट लाइन मोशन के ही ग्राफ दिखा रखे। पार्टिकल रिवर्सेस डायरेक्शन ये तो आएगा, तो 2q के साथ बी आ सकता है, 3 के साथ। ये तो भैया आंखें बंद करके पता लग जाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन दिख रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो 3 के साथ क्या आना चाहिए? क्यों? अब और क्या बनना चाहिए 3 के साथ? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हाँ वो तो हो ही सकता है, वो तो सबके साथ ही हो सकता है, 3qa तो हो ही सकता है। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल हो सकता है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो देन इट मे नॉट बी 0। देन इट वेलोसिटी पहले नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो थोड़ी देर में वेलोसिटी 0 होगी, फिर पॉजिटिव में लगातार चले, तो यूनिडायरेक्शनल हो सकता है और नहीं। ठीक है। पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, मे बी मे नॉट बी, वही बात। तो मतलब जो पक्का है वो तो ये होगा, जो पक्का है वो तो यही होगा। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? करेक्ट हो गया। अभी तो 1RA बन गया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी श्योरली सेम एज एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम किस में आएगी? अगर मैं पहले वाले में देखूं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, बाद में डिस्प्लेसमेंट 0 गई, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 है, पर पहले पार्टिकल पॉजिटिव में गया फिर नेगेटिव में है, पहले पॉजिटिव में गया और फिर नेगेटिव में है, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं है, तो 1 तो हो नहीं सकता। इसमें लगातार वेलोसिटी पॉजिटिव ही रही, पार्टिकल का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसमें हो सकता है। तो 2 और किस में हो सकता है ऐसा? मोशन, अच्छा कॉलम 2 में से क्या सिलेक्ट करूं? कॉलम 2 में से ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसके साथ पॉसिबल है मोशन विद 0 एक्सेलरेशन? इसमें क्या ऐसा हो सकता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सही हो? हाँ बिल्कुल सही बात, 0 एक्सेलरेशन। तो 0 एक्सेलरेशन है तो बेटा जो एवरेज वेलोसिटी हुई वही एवरेज स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही डिस्टेंस होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब जिसमें ट्रू होगा ही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल श्योरली बी सेम। श्योरली तो जरूरी नहीं है वेरिएबल एक्सेलरेशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी श्योरली सेम नहीं, ऊपर को फेंकोगे तो बेटा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में क्या एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सही है कॉलम 3 में से? नो। यूनिडायरेक्शनल मोशन में ही सही है, हाँ बी, 2pb विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी। आई होप मैं आपको समझा पाया, नहीं तो बेटा थोड़ा सा मन लगा के देखें, पक्का चीज क्लियर हो जाएगी। बस बेटा मतलब यूनिडायरेक्शनल होगा तभी तो बेटा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कब सेम होगी? ध्यान से सोचिए बेटा, डायरेक्शन नहीं पलटना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ है ही, लगातार एक ही डायरेक्शन जाए। जब इधर आगे तो बेटा डिस्टेंस ज्यादा हो गया और डिस्प्लेसमेंट कम हो गई ना यार, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बेसिकली बराबर कब होगी यूनिडायरेक्शनल मोशन में? तो उसमें से तुमको क्या सेलेक्ट करना था? 20 करना था। और PQR में से क्या करना था? 0 एक्सेलरेशन, क्योंकि बेटा अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या आप जरूरी कह सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है? बेटा पत्थर को ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकती है और डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। तो 0 एक्सेलरेशन में ही ऐसा जरूरी है। अब इन 3 ग्राफ में देखिए कैसे पता लग रहा है वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव ही हो या लगातार नेगेटिव ही हो, ऐसा किसमें दिख रहा है? 2 में। ठीक है, इसलिए बेटा मैंने 36 का आंसर बोला 2pb, 2p और b, बिल्कुल सही बात है। ये टफ क्वेश्चन है, इसमें मेरे से पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है, बेसिकली आपको इक्वेशन लिखनी आ गई तो उसके बाद तो आप ऑप्शन तो ढूंढ ही लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, This is the question which I am going to discuss now. Please take the screenshot for better understanding, or just pause the screen and look at the question carefully.
पहला पार्ट, VB, इसकी वेलोसिटी VB क्या रखी है और इसकी वेलोसिटी क्या रखी है V। अब इसकी VB है तो इसकी भी VB होगी, ठीक है। और अगर ये 53 है तो ये एंगल क्या होगा 37। तो VB जब ये ऊपर जाएगा तो VB यहां तो थ्रेड बढ़ेगा, थोड़ा सा यहां बनाया था। जब ये VB ऊपर जाएगा तो ये थ्रेड तो VB से बढ़ेगा, जब ये VB ऊपर जाएगा। और ये वाला थ्रेड बेटा जितनी इस डायरेक्शन वेलोसिटी होगी उतना ये वाला थ्रेड इधर को बढ़ेगा। इधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर कितना गया, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है। तो VB जब ऊपर गया तो ये वाला थ्रेड तो VB से बढ़ा, जब ये VB ऊपर गया ये 37 तो ये भी 37, तो VB cos 37 से और बढ़ा। तो VB प्लस VB cos 37 इतना थ्रेड हमको चाहिए, इतने रेट से यहां पे थ्रेड बढ़ रहा है, क्योंकि जब ये VB ऊपर जाएगा VB इधर बढ़ेगा और VB cos 37 जितनी इधर को रफ्तार है उतना इधर बढ़ेगा। और इधर से जो कम होगा ये कितना थ्रेड दे रहा है VA cos 53, तो जितना ये देगा उतना ही तो वो खींचेगा। बस ये आ गया रिलेशन दोनों में। अब ये क्या बन गया, ये 4/5 cos 37, 9 VB by 5 is equals to 3/5 VA। 5 5 VA equal to 3 VB। और ये कौन सा वाला है, 1 वाला। 1 वाले के लिए ये रिलेशन आ गया। मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा, VB जब ये ऊपर जाएगा तो ये VB नीचे आएगा तो ये VB ऊपर जाएगा, VB यहां थ्रेड बढ़ेगा, VB cos 37 इधर को जो रफ्तार है उसके कारण यहां पे बढ़ेगा। आया सर। तो VB प्लस VB cos 37 थ्रेड चाहिए, VB यहां चाहिए और VB cos 37 यहां पे बढ़ रहा है, और VA cos 53 ये दे रहा है थ्रेड, तो जितना ये देगा उतना ही तो वो खींचेगा। सेम थ्रेड है ना, जितना यहां पे बढ़ेगा इस जगह पे उतना यहां पे घटना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया 1 वाला। आइए देखते हैं 2 वाला क्या कह रहा है। 2 वाला आसान है, इसमें कोई एंगल वेंगल की बात नहीं। 3 वाले में फिर से एंगल की बात है। 2 ये VB है, इसकी रफ्तार, और इसकी V है। VB से ये नीचे आएगा तो ये VB से ऊपर आएगा, और जब ये VB ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या थ्रेड चाहिए, ट्वाइस VB। कितना चाहिए, ट्वाइस ऑफ VB। अब ट्वाइस ऑफ VB चाहिए तो ये कितना ऊपर आएगा, ट्वाइस ऑफ VB। और जब ये ट्वाइस ऑफ VB ऊपर आएगा तो यहाँ पे ट्वाइस VB 4 VB थ्रेड चाहिए, और ये दे कितना है, V है, तो VA किसके बराबर होगा, 4 VB। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। मैं फिर बताता हूं, जब ये VB नीचे जाएगा तो ये VB ऊपर आएगा, ये VB ऊपर आ जाएगा तो बेटा यहाँ पे VB थ्रेड यहाँ चाहिए, VB थ्रेड यहाँ चाहिए, 2 VB, तो इसको 2 VB आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब ये 2 VB आगे बढ़ेगा, 2 VB 4 VB थ्रेड चाहिए, तो इसको VA जो ये आगे आएगा, जितना थ्रेड यहाँ पे ये लूज करेगा उतना ही यहाँ पे गेन करेगा ये। VA इक्वल्स टू 4 VB, खत्म। तीसरा फिगर बड़ा खतरनाक बनाना है यहाँ पर, आइए बनाते हैं। इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए बेटा आप एक बार खुद से भी, तो बेटा बड़ा बढ़िया रहेगा अगर आप खुद भी एनालाइज करते हैं।
अब इसकी वेलोसिटी है प्यारे बच्चों वीबी और है नीचे को, ठीक है, इसकी वेलोसिटी वीबी है और नीचे को है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वीबी से अगर ये नीचे आएगा तो इसको कितने से आना पड़ेगा बेटा, इसको वीबी/2 से आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीबी/2 से आएगा तो वीबी/2 इधर थ्रेड खाली होगा जब ये आएगा तो वीबी/2, तो वीबी मिल गया। अब इसको अगर वीबी/2 नीचे आना तो यहाँ पे वीबी/2 थ्रेड चाहिए, तो इसको कितना नीचे आना पड़ेगा, यानी पुली को वीबी/4। तो ये वीबी/4 अगर ये नीचे आएगा तो यानी पुली को वीबी/4 ऊपर जाना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल सही है, वीबी/4 ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर ये वीबी/4 ऊपर जाएगी तो वीबी/4 यहां थ्रेड चाहिए वीबी/2, तो यहां पे वीबी/2 चाहिए, तो इसको कितना ऊपर आना पड़ेगा, वीबी/2। और ये वीबी/2 अगर ऊपर जाएगी तो वीबी/2 वीबी थ्रेड चाहिए, तो इसको वीबी ऊपर आना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों ये कह रखा है कि ये वीए से आ रहा है। अब बेटा अब तो ये पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया। वीए cos 37, इतना इसने थ्रेड लूज किया और ये वीबी से ऊपर जा रहा है, तो वीबी यहां पे बढ़ेगा और ये 37 है तो यहां पर ये 53 हो गया, ये एंगल 53 हो गया, ये एंगल कितना हो गया 53। तो वीबी cos 53 यहां बढ़ेगा क्योंकि वीबी का जो कंपोनेंट इसके अलोंग है वो बता रहा है कितना थ्रेड बढ़ेगा, वीबी cos 53 प्लस वीबी। मैं इसको अलग से भी बना देता हूं एक बार ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बाकी तो बेकार है, ये वीबी तो ये वीबी तक बड़े आराम से पहुंचा जा सकता है। अब देखिए ध्यान से बेटा, अगर ये वीबी से जा रहा है और ये वीए से आ रहा है तो बेटा वीबी जब ये ऊपर जाएगा तो वीबी यहां पे थ्रेड बढ़ेगा, पता लग रहा है, और इधर को रफ्तार क्या, वीबी cos 53। तो इधर जो बढ़ेगा थ्रेड वो वीबी cos 53 के कारण, क्योंकि बेटा जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है उसके कारण ना धागा बढ़ता है ना घटता है। बेटा ये पत्थर घूम रहा है ऐसे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है लगातार, क्या धागा बढ़ रहा है, ये लेंथ बढ़ रही है धागे की, नहीं, परपेंडिकुलर के कारण ना धागा बढ़ता है ना घटता है। तो बेटा जो अलोंग कंपोनेंट है उसके कारण बढ़ेगा, वीबी cos 53 के कारण बढ़ेगा क्योंकि 37 है, तो वीबी cos 53 यहां बढ़ेगा और वीबी यहां बढ़ेगा, तो बड़ा कितना, वीबी प्लस वीबी cos 53 इज इक्वल्स टू वीए cos 37। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, थर्ड वाला ऑप्शन, ये 3/5, ये 8/5 वीबी, ये 8/5 और ये 4/5, तो वी इक्वल टू 2 वीबी। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ये सब ड्रामा मिटो देते हैं ताकि ऑप्शंस पढ़े और ऑप्शन बता दे सही कौन सा है। आइए देखिए क्या है, द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। बेटा पहले वाले के लिए क्या चाहिए, पहले वाले के लिए चाहिए वी इज 3VB। तो बेटा कॉलम 2 जो है वो है 6, 10, 16 और इधर है 2, 4, 5, ये है 1, 2, 3 और ये है PQR। ये A की वेलोसिटी है, ये B की वेलोसिटी है। तो पहले वाले में क्या चाहिए, पहले वाले में चाहिए V इक्वल टू 3VB, पहले वाले में चाहिए V इक्वल टू 3VB। ये इसका थ्राइस, 2 का थ्राइस 6, हाँ यहाँ पे है, 4 का थ्राइस 12 नहीं, 5 का थ्राइस 15 नहीं, तो ये हो गया। 1 का आएगा 1 और P हो गया। सेकेंड V इक्वल टू 4VB, अब 4 टाइम्स चाहिए, 4 टाइम्स का 20 है, नहीं है, 16 है 2, 3, Q, ठीक है। अब थर्ड का, थर्ड में क्या है, V इक्वल टू VB, डबल चाहिए, डबल का है, 2 का डबल 4 नहीं है, 4 का डबल 8 नहीं है, 5 का डबल 10 है, हाँ, 3, 2, R। दोनों ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, दोनों क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, 1, 1R गलत, 2, 3 Q सही, तो बी ऑप्शन सही हो गया। 37 का 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम स्पीड ऑफ बी, बी की रफ्तार मैक्सिमम कहां पे आएगी, रफ्तार मैक्सिमम वाली कौन सी, आर, आर किस में आ रहा है, इसमें, थर्ड वाले में, 3, 2R, 3, 2R। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, काफी आसान था,
है ना। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन एक डिफिकल्ट था, इसको आप 2-3 बार देखिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि मेरा तरीका थोड़ा सा आपसे मैच ना कर रहा हो, तो बेटा अगर इसको हजम कर पा रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं तो एक बार थ्योरी रिवाइज कर लीजिए, जैसे आपको सर ने बताया होगा, मैम ने बताया होगा, आप पक्का समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी बेटा बढ़िया मेहनत करें और चीज़ें कोशिश करें, वैसे अगर डिफरेंट तरीका भी आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश करें, एक और पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, है ना। तो बेटा बढ़िया मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। कीप वर्किंग हार्ड टिल देन। अगले पेपर में फोड़ के दिखाओ यार, अगले पेपर में बढ़िया करके दिखाइए, है ना, और आप कर सकते हैं, पक्का है। अगर आप आखिरी तक वीडियो देख रहे हैं तो ये बिल्कुल पक्का है कि आप सिंसियर स्टूडेंट हैं। सिंसियरिटी लूज मत करिए, लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खूब अच्छा करके दिखाइए। थैंक यू बच्चे लोग, बाय बाय।